नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी कॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपके वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग रिसेंटली आपके जीएसटी के 10th चैप्टर को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, जिसका टाइटल है आईटीसी, जिसको आप लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से जानते हैं। हालांकि आईटीसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा दूसरा क्लास रहने वाला है। इससे पहले मैं पहला क्लास चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को काफी डेप्थ में जानने की कोशिश की थी। आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे और जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है सेक्शन 16(2) से जुड़े हुए उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ बनाते चलेंगे। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग डायरेक्टली सेकंड क्लास के ऊपर आ गए हैं तो आप लोग पहले नंबर 1 क्लास जरूर देखिएगा, ताकि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट का पता हो, आपको ये समझ में आए आईटीसी का मीनिंग क्या होता है, जीएसटी के अंदर क्यों आईटीसी जरूरी होता है। उसके बाद आपको इस चीज का भी मालूमात होना चाहिए, सर यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है, आपको इस चीज की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे जब आप लोग आईटीसी की बात करते हैं तो सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 21 को आपको पढ़ना होता है। और न केवल सेक्शन, यहाँ पे कुछ रूल भी मेंशन किए गए हैं जो आपके रूल नंबर 36 से लेके 45 की कैटेगरी में आते हैं, जहां पर आपको इस लिस्ट को एक बार गो थ्रू करना है। आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, रूल नंबर 36 क्या कहता है, 27 क्या कहता है, सॉरी 37 क्या कहता है, 38 क्या कहता है, और इसी तरीके से 45 तक का आपको मालूमात होना चाहिए। और पहली क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 1, जहां पर हम लोगों ने एलिजिबिलिटी को लेकर के एसेंशियल कंडीशंस को पढ़ा था। और सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 2 के अंदर हमने उन कंडीशंस को डिस्कशन किया था जो आईटीसी को अवेल करने के लिए चाहिए। अब इसी पॉइंट से आज की क्लास की मैं शुरुआत करने वाला हूं। और यहाँ पे ये जो आपका पॉइंट होता है जहां पर हमने कहा था पेमेंट टू द सप्लायर विद इन द 180 डेज, इसको थोड़ा सा हम लोग गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है आईटीसी अवेल करने के बाद ना उसको रिवर्स करने का सिचुएशन बन जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इस चीज को आपको समझना है। देखिए, जैसा कि आप सभी ने बेसिक कंडीशन के अंदर पढ़ा, आईटीसी को अगर आप लोग अवेल करना चाहते हैं तो आपके पास पोजेशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस और ए डेबिट नोट होना चाहिए। अब होता क्या है, यहां पर जो आपका बेसिकली पेमेंट का जो टाइम पीरियड रखा गया है ना रेसिपेंट और सप्लायर के बीच में, वो 180 दिन का रखा गया है। अब 180 दिन के अंदर आपको पेमेंट, रेसिपेंट को सप्लायर को पेमेंट करना होता है, और उसके बिहाफ पे जो आपका सप्लायर है वो टैक्स इनवॉइस जनरेट कर देता है। अब हुआ क्या है, अभी आपने 180 दिन के अंदर, रेसिपेंट ने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, और अगर आपका रेसिपेंट 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता है और जो आपका टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट सप्लायर ने दिया था उसके बिहाफ पे अगर वो आईटीसी अवेल कर लेता है, तो उस दैट पर्टिकुलर सिचुएशन उसमें आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज आप क्या पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे रिवर्सल ऑफ द आईटीसी इन द केस ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ द कंसीडरेशन। समझ में आया, नॉन पेमेंट ऑफ द कंसीडरेशन विद इन द 180 डेज, जो टाइम प्रिस्क्राइब्ड किया गया है सेक्शन 16(2) के अंदर। समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो आईटीसी अवेल कर सकता है अगर वो अपने सप्लायर को पेमेंट करता है विद इन 180 डेज। अगर उसने पेमेंट 180 डेज के दरमियान नहीं किया तो माय डियर फ्रेंड्स आईटीसी को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। आईटीसी को, जो आपका रेसिपेंट है जिसने आईटीसी अवेल किया है, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। अब ध्यान रखिएगा, जब भी आईटीसी रिवर्स होता है ना, तो न केवल आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, अलोंग विद उसको आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। इस बात की जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। यानी कि आपको क्या करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स, आपको रिवर्स करना पड़ता है जो भी आपने आईटीसी अवेल्ड किया था, अलोंग विद आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। समझ में आया। तो यहाँ पे आप लोग क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट भी पे करेंगे। अब सवाल आता है, सर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। सर लेटर से आप सभी ने, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, रैंडम एग्जांपल है, 2/2/2026 को आपने क्या किया है, आईटीसी अवेल कर लिया है। क्लियर है। और जो रिवर्स, जो आपका रिवर्सल का जो डेट है वो मैं मान लेता हूं 2/4/2026 है। तो जिस डेट को आपने आईटीसी अवेल किया है और जिस डेट को आपका आईटीसी रिवर्स होगा, इसके बीच
बीच में जो टाइम पीरियड है ना, उस टाइम के लिए आपको क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। समझ में आया? तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी आईटीसी रिवर्स होता है, अगर आपका रेसिपेंट सप्लायर को पेमेंट नहीं करता है, जो कंसिडरेशन का वादा होता है 180 दिन के अंदर, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर न केवल आईटीसी रिवर्स होगा, अलोंग विद आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे सिचुएशन बन जाते हैं सर, यहाँ पे प्रपोर्शन के अंदर पेमेंट होता है, 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन कितना पेमेंट नहीं हुआ, क्या सारा पेमेंट नहीं हुआ? अगर आपका 100% पेमेंट यानी कि कुछ दिया ही नहीं, तो आपको 100% आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं, अभी जिनको मैं समझाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, जिस सिचुएशन के अंदर हमें प्रपोर्शन रेशियो चेक करना पड़ता है। मान लीजिए 160 दिन के अंदर अब जो कंसिडरेशन है उसका आप लोग एक अमाउंट ले लीजिए। कंसिडरेशन मैंने मान लिया है सर आपका कितना है, 1 लाख है। समझ में आया? 1 लाख का टैक्स इनवॉइस था, ठीक है, तो 1 लाख कंसिडरेशन है, 1 लाख का पेमेंट 180 दिन के अंदर रेसिपेंट को, सप्लायर को करना होगा। अब इसने क्या किया, 160 दिन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स इसका 70% का पेमेंट कर दिया है। क्लियर? कितना किया है, 70% का पेमेंट। 1 लाख का 70% कितना हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका अगला पेमेंट किया है, इसने 185वें दिन पे किया है, यानी कि 185वें दिन पे किया है। कितना पेमेंट किया है, 30% किया है। 30% का मतलब क्या हो जाएगा सर, 30,000 हो जाएगा। अब आपको ध्यान क्या देना, ध्यान ये देना है सर, यहाँ पे जो आपका जो कंसिडरेशन का पेमेंट है, उसके लिए टाइम पीरियड तो 180 दिन रखा गया था, लेकिन यहाँ पे कितना दिन हो गया है, 185 दिन हो गया है, यानी कि जो शर्त थी वो यहाँ पे लागू नहीं होती है। इसका मतलब इस रेसिपेंट को आपका आईटीसी तो रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन कितना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा सर, उतना ही आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा जो प्रपोर्शनेट है। प्रपोर्शनेट का मतलब जो आईटीसी, जो आपने जो कंसिडरेशन आपने विद इन द टाइम लिमिट पे किया है, उसका आईटीसी आपको अवेल करना है, वो आपके लिए उतना आपका हक बनता है। लेकिन जो आपका टाइम पीरियड से बाहर गया है, जो परसेंटेज, जो प्रपोर्शन आपका टाइम पीरियड से बाहर गया है, वो आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। माने ये वाला इसका हक बनता है, क्योंकि इसने विद इन द 160 डेज, लेस देन 180 डेज इसने पेमेंट किया है। लेकिन जो ज्यादा, जो आपका कंडीशन के बाहर गया है, वो आपका 30% गया है, तो इस 30% का जो आईटीसी बनता है ना, वो रिवर्स होगा अलोंग विद द इंटरेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। दैट्स व्हाई याद रखिएगा, आईटीसी प्रपोर्शनेट, आईटीसी क्या होता है, प्रपोर्शनेट होता है टू द अनपेड अमाउंट। क्लियर है? जो भी आपका अनपेड अमाउंट रहा है उस केस में, और आपने 1 भी रुपया पे नहीं किया 180 दिन के अंदर, तो आपको 100% आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, सर हमारा आईटीसी एक तरीके से रिवर्स हो गया है, हमने पेमेंट नहीं किया है, लेकिन बाद में जाके जो आपका टाइम पीरियड था 180 दिन आपका बीत गया, जिसकी वजह से मैंने आईटीसी रिवर्स कर दिया, क्या उसके बाद में मैं रीअवेल कर सकता हूं आईटीसी को? तो सर याद रखिएगा, यस यू कैन रीअवेल द आईटीसी। और यहां पे कोई टाइम पीरियड, कोई आपका फिक्स टाइम नहीं रखा गया है, कभी भी आप लोग ऐसा कर सकते हैं। एक बार अगर आपका आईटीसी एक तरीके से क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो आपका रिवर्सल ऑफ आईटीसी की बात होती है, नॉन पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन, इस केस में रेसिपेंट ने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है, तो उस केस में आपको कुछ इस तरीके के प्रोविजंस को याद रखना, ठीक है। लेकिन अब कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे आईटीसी रिवर्स करना होता है इन द केस ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन। अब एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बताना भूल गया, याद रखिएगा, यहां पे है ना, ये जो सिचुएशन है जहां पे 180 दिन का टाइम पीरियड रखा गया है, रेसिपेंट को किसको पे करना है, आपके सप्लायर को कंसिडरेशन का पेमेंट करना है। लेकिन ये जो आपका पर्टिकुलर सिचुएशन है, इसके अंदर 3 एक्सेप्शन केस रहने वाले हैं, जिनको आपको याद रखना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 3 केस ऐसे हैं जहां पर ये तमाम टर्म्स एंड कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं होती हैं, जिनको आप लोग एक्सेप्शन केस की कैटेगरी में रखते हैं। सबसे पहले, अगर आपका जो जीएसटी कलेक्शन का जो मैकेनिज्म है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, अगर आपका जो सप्लाई है वो अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, तो याद रखिएगा यहां पे ये एक्सेप्शन केस रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपने सप्लाई अंडर द जीएसटी पढ़ा होगा, तो वहां पे हमने पढ़ा था डीम्ड सप्लाई का केस, यानी कि एक ऐसी सप्लाई जिसको आप लोग सप्लाई मानते हैं विदाउट द कंसिडरेशन। याद आया? तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, डीम्ड सप्लाई विदाउट द कंसिडरेशन, वो क्या रहेगा, वो भी यहाँ पे एक्सेप्शन रहेगा। और एक तीसरा केस आप सभी ने पढ़ा होगा, जहां पर हम लोगों ने देखा था, अगर कोई भी रेसिपेंट पेमेंट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द सप्लायर, उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर क्या सीन था, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ये पॉइंट पढ़ा था आपने कि रेसिपेंट कई बार क्या होता है, आपके सप्लायर के बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन को पेमेंट करता है, तो वो जो अगर सिचुएशन होता है, तो उस केस में भी एक्सेप्शन केस रहेगा, ठीक है।
तो याद रखिएगा ये जो 180 या रिवर्सल ऑफ द आईटीसी वाली कंडीशन है वो इन तीन सिचुएशन में नहीं लगेगी। आरसीएम के अंदर नहीं लगेगी, डीम्ड सप्लाई विदाउट द कंसीडरेशन में नहीं लगेगी। तीसरा, इफ रेसिपेंट डू द पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द सप्लायर, इस पर्टिकुलर तीसरी सिचुएशन के अंदर ये आपका सीन यानी कि ये जो आपका कंडीशन है ये नहीं लगेगा। दीज आर द थ्री एक्सेप्शन, इनको भी आपको याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक केस पढ़ लिया है, रिवर्सल ऑफ द आईटीसी इन द केस ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ द कंसीडरेशन। और ये नॉन पेमेंट किसकी तरफ से हुआ? रेसिपेंट। किसको करना था? सप्लायर को करना था। लेकिन कई बार क्या होता है, एक और सिचुएशन बन जाती है जहां पे आप लोगों को रिवर्स करना होता है आईटीसी, और ये नॉन पेमेंट होता है, नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्स बाय द सप्लायर। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। जब सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर रूल नंबर 37A आप लोग लगाते हैं, और 37A के अकॉर्डिंग आप लोग वैल्यूएशन करते हैं। सर आपका यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा। आपने जो रेसिपेंट ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, ठीक है, उसको आपका एक तरीके से कंसीडरेशन मिल गया, लेकिन सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया है। क्लियर है? अगर सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया है तो मैंने बताया था आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहां पे दोनों चीजें जरूरी है। रेसिपेंट को आपका जो कंसीडरेशन है सप्लायर को 180 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आपका आईटीसी रिवर्स हो जाता है। अगर आपका सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करता है तो उस केस में भी आईटीसी रिवर्स होता है अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 37A ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर आप लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा जिसको आपको समझना है। अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017, मैंने बताया ना सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट की बात करते हैं। 2017 कौन सा रूल की बात कर रहे हो? 37A की बात कर रहे हो ऑफ द सीजीएसटी रूल 2017 प्रोवाइड द रिवर्सल ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट, माने रिवर्सल ऑफ द आईटीसी व्हेन द सप्लायर फेल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। जब आपका सप्लायर फेल हो जाता है किसको टैक्स पे करने के लिए? गवर्नमेंट, यानी कि सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आईटीसी आल्सो रिवर्स, या आईटीसी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है सर आपका 37A कब लागू होता है, तो याद रखिएगा ए रेसिपेंट हैज अवेल द आईटीसी, रेसिपेंट ने क्या किया है? आईटीसी को अवेल किया है। किस बेसिस पे? या तो आप लोग जीएसटी इनवॉइस की बात कर सकते हैं या आप लोग डेबिट नोट की बात कर सकते हैं, ठीक है। जीएसटी इनवॉइस या डेबिट नोट के बिहाफ पे जो आपका रेसिपेंट है उसने आईटीसी अवेल कर लिया। अब याद रखिएगा जो सप्लायर है, जो सप्लायर उसने क्या किया है? फर्निश किया है जीएसटी R1। ध्यान रखिएगा, सप्लायर ने जीएसटी R1 तो फर्निश कर दिया, लेकिन सप्लायर हैज नॉट पेड द टैक्स टू फाइलिंग जीएसटी R3B। ये आपका जीएसटी R3B फाइल करना होता है सप्लायर को, ये उसने पे नहीं किया है, ये उसने फाइल नहीं किया है। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन टैक्स इज नॉट रिसीव्ड टू द गवर्नमेंट एंड आईटीसी विल बी रिवर्स। उस केस में क्या होगा? आईटीसी आपका क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। समझ में आया? तो ये अगर आपके तीनों रूल अगर आप लोग 37A को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, आपको इन तीनों सिचुएशन को देखना है और तीनों सिचुएशन को आपको इंप्लीमेंट करना है। अगर इन तीनों सिचुएशन के अंदर सेटिस्फैक्शन बैठता है देन डेफिनेटली आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर रिवर्सल ऑफ द आईटीसी इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्स बाय द सप्लायर का भी कहानी दिया गया है। क्लियर? तो इतनी बात आपको समझनी है। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इफ सप्लायर फेल टू पे द टैक्स अप टू द 30 सितंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, ये मैंने बताया था कि अगर आपका जो सप्लायर है, डेट क्या है ध्यान रखिएगा, वो पे नहीं करता है 30 सितंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, फॉलोइंग का मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, द रेसिपेंट मस्ट रिवर्स द आईटीसी अवेल्ड रिलेटेड टू दैट इनवॉइस। उस इनवॉइस से जुड़ा हुआ आईटीसी जो आपके रेसिपेंट ने अवेल किया है वो क्या करना पड़ेगा? उसको रिवर्स करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे दो सिचुएशन हमने देखी है। सर हम किसकी बात कर रहे हैं? सर हम आपके रिवर्सल ऑफ आईटीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहा? सर हम रिवर्सल ऑफ आईटीसी के अंदर दो सिचुएशन देखा है। पहला सिचुएशन हमने पढ़ा, अगर आपका रेसिपेंट जो है उसने पेमेंट नहीं किया है किसको? सप्लायर को। किसका? कंसीडरेशन का, ठीक है। अगर इस सिचुएशन के अंदर टाइम पीरियड कितना? 180 डेज, तो आपका आईटीसी क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। अब इसके अलावा हमने दूसरा सिचुएशन क्या देखा है? सर हमने देखा है जो आपका सप्लायर है, क्लियर है? आपका क्या है? सप्लायर है
उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया है, क्लियर है, क्या नहीं पे किया है, जीएसटी पे नहीं किया है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर भी जो आपका रेसिपेंट है उसका आईटीसी रिवर्स हो जाएगा, क्लियर है। ये दो नियम हमने पढ़े हैं और याद रखिएगा ये जो सेकंड सिचुएशन है ये किसके आधार पे, 37A के आधार पे आप लोग वैल्यूएट करते हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो कुछ कुछ नियम है जो बेसिक है और ये तीन सिचुएशन हमने पढ़ी जो एक्सेप्शन केस के अंदर आती है, तो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज इनको नोट कर लीजिएगा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है, इस सेक्शन को जरूर याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 16 और सब सेक्शन नंबर 3 की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है सर, सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 1 पढ़ा है, जहां पर हमने जो आपका आईटीसी की एलिजिबिलिटी कंडीशन को पढ़ा, इसके बाद आपने सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 2 के अंदर किसको पढ़ा है सर, आप लोगों ने कंडीशन टू अवेल द आईटीसी को पढ़ा है। अब हम कहां पर पहुंच गए हैं सर, आपके सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर पहुंच गए हैं, जहां पर डेप्रीशिएशन का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। याद रखिएगा नो आईटीसी, याद रखिएगा आपका आईटीसी नहीं मिलेगा अगर डेप्रीशिएशन इज क्लेम्ड, अगर आप लोग डेप्रीशिएशन को क्लेम करते हैं किसके ऊपर, टैक्स कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है ना, किसके ऊपर, टैक्स कंपोनेंट के ऊपर। सर नहीं समझ में आया क्या मामला है, अभी एक एग्जांपल दूंगा ना तब आपको समझ में आएगा। याद रखिएगा बस यहाँ पे जब भी आप लोग 16(3) की बात करेंगे तो डेप्रीशिएशन वाला मामला आपको यहाँ पे दिखने वाला है। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 प्रोवाइड द रेस्ट्रिक्शन, ये क्या प्रोवाइड करता है, आपको रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिलेशन ऑफ द कैपिटल गुड, किसके रिलेशन में है सर, कैपिटल गुड के रिलेशन में है। अब ध्यान से समझिएगा, इफ ए रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम डेप्रीशिएशन ऑन द टैक्स कंपोनेंट, याद रखिएगा अगर आपका रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्लेम करता है डेप्रीशिएशन किसके ऊपर, आपके टैक्स कंपोनेंट के ऊपर ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, किसकी बात हो रही है, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी शैल नॉट बी अलाउड, उस केस में क्या होगा, आईटीसी अलाउड नहीं होगा, क्लियर है। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर डेप्रीशिएशन टैक्स कंपोनेंट के ऊपर क्लेम कर लिया है, टैक्स जो लगा है उसके अंदर डेप्रीशिएशन क्लेम किया है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर उसको आईटीसी नहीं मिलेगा अगर उसने केवल जो आपका एसेट का वैल्यू है, आपका जो कैपिटल वैल्यू है उसके ऊपर डेप्रीशिएशन क्लेम किया है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन उसको आईटीसी मिल सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि एग्जैक्टली पूरा का पूरा मामला क्या है। लेट अस से मेरे पास कोई एसेट है, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, क्लियर है, मेरे पास जो एसेट है उनका वैल्यू मैं मान रहा हूं, मेरे पास एसेट का वैल्यू है लेट अस से 1 लाख रुपए, क्लियर है, मेरे एसेट का वैल्यू कितना है, 1 लाख रुपए है। अब ध्यान रखिएगा इसके ऊपर जो मेरा टैक्स बनता है लेट अस से कितना बनता है, एट द रेट 10% बनता है, एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा सर, 10,000 आ गया है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है आप लोग जीएसटी यानी कि आईटीसी किस वैल्यू के ऊपर ले रहे हैं, एक तो आपका आईटीसी मिल सकता है आपको दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर 1,10,000 के ऊपर, क्लियर है, तो एक तो केस ये हो गया है 1,10,000 माने आपने जीएसटी कंपोनेंट इसके ऊपर ऐड किया है, क्लियर है। अब जब जीएसटी कंपोनेंट ऐड करके जब आप लोग यहाँ पे आपको डेप्रीशिएशन का रिलीफ मिल जाता है इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर आपने बेनिफिट ले लिया है तो आपको यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पे केवल 1 लाख कंसिडरेशन में रखते हैं, जीएसटी को अलग रखते हैं, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको आईटीसी अलाउ रहता है, क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा अगर आप लोग इनकम टैक्स के अंदर बेनिफिट उठा लेते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको आईटीसी अलाउ नहीं होगा। अगर आप लोग आईटीसी लेना चाहते हैं तो इनकम टैक्स वाले मामले को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन डेप्रीशिएशन टैक्स कंपोनेंट के ऊपर, डेप्रीशिएशन किसके ऊपर, टैक्स कंपोनेंट के ऊपर क्लेम करता है, टैक्स के ऊपर उसने डेप्रीशिएशन ले लिया है तो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। अगर उसने टैक्स कंपोनेंट के ऊपर आपका डेप्रीशिएशन कैलकुलेट नहीं किया, मेन वैल्यू के ऊपर कंसीडर किया है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर वो क्या कर सकता है, वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, ठीक है। ए टैक्स पेयर कैन नॉट टेक द डबल बेनिफिट, टैक्स पेयर को क्या नहीं मिलेगा
डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर आप लोग आईटीसी अंडर द जीएसटी, ठीक है। आप लोग सेम जीएसटी अमाउंट के ऊपर दोनों का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, आपको केवल एक बेनिफिट मिलने वाला है। क्लियर? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। द टैक्स पेयर मस्ट चूज द वन ऑफ टू ऑप्शन, इसको क्या करना पड़ेगा, दो में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। या तो आपके एसेट की वैल्यू के अंदर टैक्स जोड़ करके वो आपका इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम कर ले, या तो दूसरा ऑप्शन है वो केवल अपनी मेन वैल्यू के ऊपर आईटीसी क्लेम कर ले। दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं होंगी। ये कहां पे लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर कंसिडरेशन में रखिएगा, यहां से अक्सर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले भी क्लियर किया था सर, सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 4 के अंदर आपकी टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी, माने अगर आप लोग आईटीसी को अवेल करना चाहते हैं तो उसका टाइम लिमिट गिवन है, और याद रखिएगा कहां पे गिवन है, सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 4 के अंदर, ठीक है। सीजीएसटी एक्ट की मैं बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, द टाइम लिमिट विद विच ए रजिस्टर्ड पर्सन कैन अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट, माने एक समय अवधि है जिसके बाहर अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोग आईटीसी अवेल नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है। और मैंने पहली क्लास के दरमियान भी आपको बताया था सर, हमें अर्लियर चेक करना है। अर्लियर मतलब नेक्स्ट ईयर का 30 नवंबर आप लोग पकड़ के चल सकते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे, 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर या नेक्स्ट ईयर, या दूसरा आप लोग क्या कह सकते हैं, डेट ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न। क्लियर है? दो चीजों में आपको कंपेयर करना है। पहला 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर को आपको पकड़ के चलना है, और डेट ऑफ फर्निशिंग द आपका एनुअल रिटर्न। इन दोनों के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपका जो भी अर्लियर होगा ना, जो भी क्या होगा अर्लियर होगा, वही टाइम पीरियड माना जाएगा किसके लिए, आईटीसी अवेल करने के लिए। क्लियर है? तो आप लोग मोटा मोटा क्या कह सकते हैं, मोटा मोटा कह सकते हैं, एज पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 प्रिस्क्राइब्ड द टाइम limit within which a registered person can avail input tax credit on any invoice। याद रखिएगा किसके ऊपर, किसी भी इनवॉइस के ऊपर या डेबिट नोट के ऊपर। तो आपको कंपेयर करना है 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न, दोनों के अंदर जो भी अर्लियर होगा वो कंसीडर हो जाएगा एज ए टाइम लिमिट ऑफ द अवेलिंग द आईटीसी। समझ में आया? तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप लोग आईटीसी की टाइम लिमिट को समझना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब अगर आपको याद हो तो पहली क्लास जब मैंने कंडक्ट किया था तो यहाँ पे सारे पॉइंट मैंने ओवरव्यू दिए थे, मैंने बताया था डिटेल में जाकर के मैं सब पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, लेकिन अगली क्लास के अंदर, ताकि हमारा ज्यादा समय एक तरीके से यहाँ पे इन्वेस्ट ना हो। ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों ये सारे पॉइंट हमने ऊपर ऊपर से डिस्कस किए थे। अब क्या चल रहा है सर, एक एक जो सेक्शन है, एक एक सब सेक्शन को मैं डिटेल में जाकर के पढ़ा रहा हूं, ताकि एग्जामिनेशन के अंदर आपका क्वेश्चन आता है तो आप लोग एक पूरा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं और एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं जो भी आपका प्रपोर्शनेट मार्क्स है वो देने के लिए। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब याद रखिएगा, इसको आप लोग स्टार्ट टॉपिक मान लीजिएगा, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, बच्चों को समझ में भी नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सर हम किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? हम लोग चर्चा कर रहे हैं अप्रोचमेंट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है? आप लोग क्या कहेंगे, अप्रोचमेंट की बात कर रहे हैं, किसका? आईटीसी। किसके अकॉर्डिंग? अभी तक तो सेक्शन नंबर 16 आपने पढ़ लिया, अब हम किसकी शुरुआत कर रहे हैं? सेक्शन नंबर 17 की। सर सेक्शन नंबर 16 कंप्लीट हो गया? यस हो गया है, सेक्शन नंबर 16 हमने पढ़ लिया है। सेक्शन नंबर 16 के अंदर हमने क्या पढ़ा सर? हमने 16(1) पढ़ा। तो अगर आपको याद हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बार समराइज कर देता हूँ। सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 1 के अंदर आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है इलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द आईटीसी। याद आया? इलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द आईटीसी। उसके बाद आपने सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 2 आपने पढ़ा, बेसिक कंडीशंस आपने पढ़ी है टू अवेल द आईटीसी। उसके बाद आपने क्या पढ़ा सर? सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 3 पढ़ा है। उसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा है? सेक्शन नंबर 16 और सब सेक्शन नंबर आपका कितना पढ़ा है? 4 पढ़ा है। सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 4 आपको याद रखना है। क्लियर है? अगर आपको याद हो तो सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 4 के अंदर आपने क्या पढ़ा है? टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी। और सेक्शन नंबर 16 3 के अंदर आपने क्या पढ़ा है? आपका आईटीसी का रिवर्स, सॉरी आपका डेप्रीशिएशन वाला केस था। क्या था? डेप्रीशिएशन वाला केस था। ठीक है? इनको आपको याद रखना, थोड़ा सा एक फॉर्मेट के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर इनको जरूर आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा, ताकि आपको लंबे समय तक ये चीजें आपके दिमाग के अंदर रिटेन हो सके। ठीक है? अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं?
अप्रोचमेंट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अप्रोचमेंट का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो जब आप लोग अप्रोचमेंट की बात करते हैं तो अप्रोचमेंट के अंदर याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले तो हम लोग सेक्शन को पढ़ लेते हैं। अंडर द सेंट्रल गुड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, अगर आप लोग सेक्शन 17 की बात करते हैं तो ये डील करता है अप्रोचमेंट ऑफ द आईटीसी। किसकी बात हो रही है? अप्रोचमेंट ऑफ द आईटीसी एंड द ब्लॉक्ड क्रेडिट को लेकर के। ठीक है, दो चीजों को एम्फसाइज किया जाएगा, दो चीजों के ऊपर मालूमात हासिल की जाएगी। पहला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? अप्रोचमेंट रहेगा। अप्रोचमेंट का मीनिंग अभी मैं समझाने वाला हूं, प्लस में ब्लॉक्ड क्रेडिट को भी यहां पे आपको समझना है। अब ध्यान दीजिएगा, अप्रोचमेंट का मतलब होता है आईटीसी को आपको डिवाइड कर देना। क्या कर देना? डिवाइड कर देना है इलिजिबल और इन इलिजिबल पोर्शन के अंदर। याद रखिएगा, कई बार क्या होता है, हम लोग आपका जो सप्लाई होता है ना गुड्स और सर्विसेज से जुड़ा हुआ, उस सप्लाई के अंदर हम लोग कुछ ऐसा सामान भी मंगा लेते हैं जो बिजनेस अदर देन बिजनेस पर्पस यूज होने वाला है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हुआ क्या है, एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके ऊपर आप लोग आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आईटीसी के लिए आपका जो सप्लाई है गुड्स और सर्विसेज से जुड़ा हुआ, वो कहां पे यूज होना चाहिए? बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज होना चाहिए। और अगर आपने उसके अंदर पर्सनल यूज के लिए या अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए कोई सामान मंगा लिया है, तो वहां पर आपका जो आईटीसी का इन इलिजिबिलिटी कंडीशन लगता है। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपको क्या करना पड़ता है? आपको बाइफरकेट करना पड़ता है, आपको डिवाइड करना पड़ता है आईटीसी को। किसके अंदर? बिटवीन द इलिजिबल एंड द इन इलिजिबल पोर्शन व्हेन द इनपुट्स, जब आपका क्या होगा, इनपुट की बात हो रही है, इनपुट सर्विसेज की बात हो रही है, और कैपिटल गुड्स आर यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पस। सिर्फ बिजनेस पर्पस की बात नहीं हो रही है, मल्टीपल पर्पस की बात हो रही है। यानी कि आप इसको सॉरी आप इसको बिजनेस पर्पस के लिए तो यूज करने वाले हैं, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, सर इसको आप लोग बिजनेस पर्पस के लिए तो यूज करेंगे, पर अदर देन बिजनेस पर्पस भी आप लोग इसको क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं। उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आईटीसी को आप लोगों को क्लासिफाई कर देना है, डिवाइड कर देना है। एक आपका इलिजिबल बन जाएगा, इलिजिबल पोर्शन हो जाएगा, एक आपका इन इलिजिबल पोर्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, एक आपका इलिजिबल पोर्शन होता है, एक क्या होता है? इन इलिजिबल पोर्शन होता है। इसी को अपोर्समेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोर्समेंट कहते हैं। क्लियर है? अपोर्समेंट ऑफ द आईटीसी। और आईटीसी का ब्लॉक क्रेडिट और अपोर्समेंट का एक्सप्लेनेशन सेक्शन 17 के अंदर यहां पे दिया गया है, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना। अब ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के अंदर आपको क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे 17(2) को, फिर आप लोग किसको पढ़ने वाले हैं? 17(3) को, और फिर हम लोग किसको पढ़ेंगे? आपके 17(4) को। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर बिजनेस एंड नॉन बिजनेस यूज के अंदर अगर आपका गुड्स एंड सर्विसेज है, तो याद रखिएगा, अगर आपका सप्लाई हुआ है और उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कुछ बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से हुआ है, कुछ बिजनेस नॉन बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से हुआ है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड पार्शियली फॉर द बिजनेस पर्पज एंड पार्शियली फॉर द नॉन बिजनेस पर्पज, यानी कि कुछ हिस्सा बिजनेस पर्पज के लिए यूज हुआ, कुछ नॉन बिजनेस पर्पज के लिए यूज हुआ। या लेटर से मैंने क्या कहा है, आपका 1 लाख का गुड्स मंगवाया है। क्लियर है? तो कंसिडरेशन कितना है? 1 लाख का है। यहां पर मैंने क्या कहा, सर 70% मैंने बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया है, 30% आपके पर्सनल यूज के लिए। जो पर्सनल यूज के लिए है ना, उसको आप लोग इन इलिजिबल कंडीशन कहेंगे, यानी कि यहां पर आप लोग आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इस 70% के ऊपर आप लोग आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन कहां पे दिया गया है? सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के अंदर दिया गया है, जहां पे गुड्स और सर्विसेज का इस्तेमाल अगर आप लोग पार्शियली बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से और पार्शियली नॉन बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से करते हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन याद रखिएगा, आईटीसी शैल बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द पोर्शन यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस। ठीक है, तो जो बिजनेस पर्पस से आपने पोर्शन यूज किया है, उसके ऊपर ही आप लोग केवल आईटीसी क्लेम कर पाएंगे, अवेल कर पाएंगे। बाकी दूसरे पोर्शन के ऊपर आप लोग आईटीसी अवेल नहीं कर सकते हैं। ये कहां पे लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है। अब आगे अगर आप लोग देखेंगे, सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 2 के अंदर आपका टैक्सेबल और एग्जम्प्ट सप्लाई की बात हो रही है। एक तो आपका टैक्सेबल सप्लाई होता है, एक आपका एग्जम्प्ट सप्लाई होता है। एग्जम्प्ट सप्लाई के ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं किया जा सकता है, केवल और केवल आपकी टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर आपको क्या करना है? आईटीसी क्लेम करना है। समझ में आया? तो यहां पे याद रखिएगा, इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड फॉर द टैक्सेबल सप्लाई, या फिर आप लोग क्या कहेंगे? एग्जम्प्ट सप्लाई, तो यहां पे याद रखिएगा, आईटीसी इज अलाउड ओनली
फॉर द टैक्सेबल सप्लाई। एग्जम्प्ट सप्लाई के केस में आप लोग आईटीसी अवेल नहीं कर सकते हैं। ये कहां पे लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये जो आपका टैक्सेबल सप्लाई है इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करके चलना है? तो टैक्सेबल सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड करके चलना है उसका एक्सप्लेनेशन आपको कहां पे दिया गया है? सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर। समझ में आया? तो सेक्शन नंबर 17 एक क्या बताता है? जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई किया है फॉर द बिजनेस प्रोस्पेक्टिव, फॉर द नॉन बिजनेस प्रोस्पेक्टिव, तो एग्जैक्टली कौन से हिस्से के ऊपर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अगर आप लोग सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन नंबर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा, एक टैक्सेबल सप्लाई होता है, एक एग्जम्प्ट सप्लाई होता है। एग्जम्प्ट सप्लाई के ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं किया जा सकता, केवल टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर आप लोग आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब टैक्सेबल सप्लाई के अंदर क्या क्या चीजें रखनी है उसका एक्सप्लेनेशन सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर दिया गया है। यानी आप लोग क्या कहेंगे? फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन 17(2) द एग्जम्प्ट सप्लाई, एग्जम्प्ट यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? एग्जम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स। यहाँ पे याद रखिएगा आपका टैक्सेबल नहीं है, एग्जम्प्ट के अंदर क्या क्या आएगा ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है? जो भी सप्लाई अट्रैक्ट करती है नील रेटेड टैक्स को, क्लियर है? हमने पढ़ा था नील रेटेड सप्लाई वो आपकी क्या रहेगी? एग्जम्प्ट के अंदर आएगी। होली एग्जम्प्ट सप्लाई पूरी की पूरी एग्जम्प्ट सप्लाई यहाँ पे आएगी। नॉन टैक्सेबल सप्लाई एग्जम्प्ट के अंदर आने वाली है। एक्टिविटीज ट्रीटेड एज ए सप्लाई अंडर द शेड्यूल 3, याद रखिएगा ऐसी एक्टिविटी जिनको आप लोग ट्रीट करते हैं एज ए सप्लाई अंडर द शेड्यूल 3 वो भी कहां पे रहेंगी? एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर रहेंगी। सेल्स ऑफ ए लैंड एंड ए कंप्लीट बिल्डिंग, अगर आप लोग कंप्लीट बिल्डिंग का सेल करते हैं या लैंड का सेल करते हैं, जमीन का सेल करते हैं, तो वो भी कहां पे रहेगा? एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर रहेगा। और एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब है आप लोग कहेंगे नो आईटीसी। अगर इनमें से कोई सिचुएशन होता है तो आप लोग आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं, ऐसा यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है? तो सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है ये लिखा हुआ है। मैंने मिस्टेक से क्या बोल दिया था? टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है? तो याद रखिएगा, प्लीज मेक श्योर इसको करेक्ट कीजिएगा। जो आपका सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर एग्जम्प्ट सप्लाई का एक्सप्लेनेशन दिया गया। ठीक है? अब एक और सेक्शन है जो आपको पढ़ना है, 17 का सबसेक्शन 4 पढ़ना है, जहां पे हम लोग किससे रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं? बैंकिंग कंपनीज से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। अब बैंकिंग कंपनीज के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं जिनके अंदर से हमारे पास चॉइस होता है, हम किसी भी ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव 2 ऑप्शन। सबसे पहला है नॉर्मल आईटीसी मेथड जो सेक्शन 17(2) के अकॉर्डिंग होता है, या वो 50% इलिजिबल आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। सर 50% ऑप्शन वाला अगर आप लोग चूज करते हैं तो 50% आईटीसी अवेल होगा, 50% आपका लैप से हो जाएगा। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। या तो आप लोग 17(2) के अकॉर्डिंग नॉर्मल आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, या 50% करेंगे तो 50% आपको मिलेगा, 50% आपका लैप से हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका सेक्शन नंबर 17 का सबसेक्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 आया था। अब 5 के अंदर काफी डिटेल में जाकर के काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें आने वाली हैं, तो मैं उसको बहुत ज्यादा शॉर्ट करके ना एक बहुत सिस्टमेटिक चार्ट के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, वहां पे कंफ्यूजन ना हो। डेट्स व्हाई मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, और मैं ये नहीं चाहता कि ये वीडियो काफी लंबा हो जाए। डेट्स व्हाई हम लोग यही तक आज की क्लास के अंदर कंक्लूड करने वाले हैं। और मैं अब इस वीडियो को क्लोज कर उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। सर हमने पढ़ा है रिवर्सल ऑफ द आईटीसी के केस जहां पे रेसिपेंट ने सप्लायर को कंसिडरेशन का पेमेंट नहीं किया विद इन द 180 डेज, और यहां पे एक्सेप्शन केस क्या रहते हैं इनको हमने पढ़ा सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर। और सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर ही हमने पढ़ा रिवर्सल ऑफ द आईटीसी इफ सप्लायर डजंट पे, क्या नहीं पे करता वो, टैक्स टू द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 37A, ये हमने पढ़ लिया। क्लियर है? सेक्शन नंबर 16(3) के अंदर हमने क्या पढ़ा है? आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है ऑन द टैक्स कंपोनेंट इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्लियर है? अगर आपने टैक्स कंपोनेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम किया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये आपको यहाँ पे आपके सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन नंबर 16(4) के अंदर आपको टाइम लिमिट गिवन है और अपोर्समेंट ऑफ दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट, जहां पर अपोर्समेंट और ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में जिक्र किया गया है। यहां पर हमने समझा अपोर्समेंट का मीनिंग क्या होता है, और सेक्शन 17(1), 17(2), 17(3) और 17(4) को आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने समझा। उम्मीद करता हूं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा।
होगा, सेशन पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।